हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर आज क्या बड़ा फैसला होने वाला है। केंद्र और बंगाल सरकार के सियासी विवाद में आज क्या बड़ा डेवलपमेंट होगा और आज से किन शर्तों के साथ अनलॉक हो रही है दिल्ली। लेकिन शुरुआत करते हैं रेसलर सुशील कुमार पर आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और मकोका एक्ट के तहत संगठित अपराध करने वालों पर कार्रवाई होती है और मकोका लगने के बाद आसानी से जमानत नहीं मिलती है। इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेरी और नीरज ववाना के संपर्क में था। आरोपों के मुताबिक काला जठेरी और नीरज ववाना को लोगों की हैसियत और उनके कामकाज की जानकारी देता था। पुलिस के मुताबिक 2018 से सुशील और गैंगस्टर्स का गठजोड़ हुआ था और पुलिस के मुताबिक सुशील की भूमिका पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन की तरह थी, जो पर्दे के पीछे रहकर अपने गैंगस्टर भांजे नीरज ववाना के लिए काम कर रहा था। एक और बड़ी खबर यह भी है कि सुशील को दिल्ली पुलिस आज उत्तराखंड लेकर जाएगी। सुशील के हरिद्वार और ऋषिकेश में छुपे होने की खबर मिली थी, वहां से पकड़े और कपड़े और मोबाइल फोन के बरामद होने की भी बात सामने आई है। बात करेंगे संवाददाता अतुल भाटिया से। अतुल, मकोका लगाना इतनी बड़ी क्या बात हो गई और दूसरी बात है और किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं? देखिए अमित, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें यह बात सामने निकल कर आई है कि एक पूरा गिरोह जो है वो सुशील कुमार चला रहा था, पहलवान सुशील चला रहा था। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं, कई गैंगस्टर और कई गैंग्स के साथ सुशील कुमार का गठजोड़ सामने आया है। चाहे वो काला जठेरी गैंग हो, चाहे वो नीरज ववाना काला असोदा गैंग हो, चाहे वो विश्नोई गैंग हो, तो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रही है, रिमांड पे है दिल्ली पुलिस के, उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। और कई ऐसे क्राइम जिसमें चाहे वो काला असोदा गैंग हो, चाहे इसके अलावा काला जठेरी गैंग हो, नीरज ववाना हो, लोगों के बारे में बताता था कौन कितने पैसे दे सकता है, इसको आप एक्सटॉर्शन की कॉल कर सकते हो, उसके बाद उनका सेटलमेंट कराता था। तो यह सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे निकलकर सामने आई है और पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि यह पूरा फिट केस है मकोका लगाने के लिए। इस पूरे जो अगर हम छत्रसाल स्टेडियम की बात करें तो उसमें 300 पहलवान थे। हमने कल भी एक खबर की थी जिसके अंदर जहां से राशन इस स्टेडियम के अंदर जाता था पहलवानों के लिए, उसकी पेमेंट तक नहीं दी गई। जब वो पेमेंट लेने के लिए एक सतीश गोयल नाम का शख्स जो कि स्टेडियम के अंदर खाना पहुंचाता था, राशन पहुंचाता था, उसको बुरी तरीके से सुशील पहलवान छत्रसाल स्टेडियम पर पीटा, अब दुर्गों से पिटवाया, उसके बाद कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब जब सुशील सागर धनखड़ मर्डर केस में गिरफ्तार हो गया है, तो उसके बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे जो शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायतें पुलिस ले रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। और पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि संगठित अपराध की तरीके से ये पूरा गैंग सुशील कुमार चला रहा था और जल्द ही सुशील कुमार और उसके गैंग के ऊपर मकोका लग सकती है। अब तक इस पूरे मामले में 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली को अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और लेकिन कुछ शर्तें भी इसमें लागू हैं। दिल्ली में आज से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो रहा है और आज से दिल्ली की फैक्ट्रियां भी खुल जाएंगी। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए छूट दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और ऑफिसर्स की हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि दिल्ली में अब रोजाना 1000 से कम नए केसेस सामने आ रहे हैं और इसलिए दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक किया जाना है। आज से अनलॉक की शुरुआत का मतलब यह है कि घर, बिल्डिंग, पुल, सड़क, अंडरपास के निर्माण का काम शुरू किया जा सकेगा। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो सकेगी, लेकिन काम करने वालों को ई पास लेना होगा और ई पास के लिए कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी के मालिकों को प्रशासन के पास अप्लाई करना होगा। अनलॉक 1 7 जून सुबह 5 बजे तक चलेगा। समीक्षा करने के बाद अनलॉक 2 पर फैसला होगा। बात करेंगे संवाददाता सैयद नजीर से। नजीर, ये बताइए कि फिलहाल क्या क्या चीजें हैं जो ओपन होने जा रही हैं और उसको लेकर तैयारियां क्या किया जा रहा है? देखिए भैया, आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। सिर्फ फैक्ट्री और निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों को इसकी इजाज़त दी गई है। इसके लिए बाकायदा जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर या निर्माण कार्य से जुड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको ई पास अपने मजदूरों के लिए लेना पड़ेगा। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में केसेस कम हुए हैं। 2 महीने में ऐसा पहली बार है कि 1000 से कम केसेस दिल्ली में आए हैं।
केसेस कम जरूर हुए लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसी के मद्देनजर अभी 7 तारीख तक लॉकडाउन रहेगी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे अब इसमें थोड़ी ढील दी जाएगी। जब अगले हफ्ते फिर से घोषणा की जाएगी तो हो सकता है कि कुछ बाजार खोलने की इजाज़त दी जाए, मेट्रो खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ फैक्ट्री और निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में तो अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने 15 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन थोड़ी राहत यह है कि मरीजों की संख्या, पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के अनुसार जिला प्रशासन और महानगर पालिका लोकल लेवल पर प्रतिबंध कड़े करने या फिर उसमें कुछ ढील देने का फैसला ले सकते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को 29 मई 2021 तक ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा। जहां पर कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे कम है तो वहां पर जो ऑक्सीजन बेड अवेलेबल हैं वो 40% से कम भरे हों और राहत की बात दी जा सकती है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पाबंदियों में थोड़ी छूट जरूर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। अब तक ये सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलती थी। इसके अलावा सभी सरकारी ऑफिसेस में 25% स्टाफ आ सकेंगे। कृषि से जुड़े दुकानें शनिवार रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। बात करेंगे संवाददाता संदीप से। संदीप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुंबई में भी हो सकता है या फिर जो महाराष्ट्र के अलग अलग शहर है वहां पर ढील दी जा सकती है, लेकिन लोकल लेवल पर किस तरह से तय होगा सारी चीजें? देखिए, कुल मिलाकर अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 36 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं कि जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। 12% से लेकर 18% तक आंकड़े लगातार सामने आते रहे हैं। यहाँ का पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हुआ है। लिहाजा इन जिलों में, यानी जो 20 जिले हैं, यहाँ पर कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी निर्बंध लगाए गए इन इलाकों में, वहाँ पर निर्बंध कायम रहेंगे। जहाँ तक बात करें इन 20 जिलों के अलावा मुंबई शहर हो या फिर मुंबई के आसपास के बाकी इलाके हो, यहाँ पर यानी 16 जिलों में जो है निर्बंध थोड़े कड़े जो किए गए हैं वो थोड़े हटाए जाने की बात कही जा रही है। जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें हैं वो अब तक 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला करती थी, वो अभी बढ़ाकर 2 बजे तक, यानी 2 बजे तक खुली रहेंगी। इस तरह की बातें सामने आई हैं। यानी जो कड़े निर्बंध लगाए थे वो थोड़ी लेवल पे कम किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है, 5% से कम। संदीप, दिल्ली की तरह क्या महाराष्ट्र में भी जो फैक्ट्रीज हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल हब है पूरा, वहां पर कब तक उनको छूट मिलेगी, कब तक वो शुरुआत कर पाएंगे फिर? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया था कि ऑक्सीजन की जो किल्लत निर्माण हो रही थी तो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल एरिया में से इंडस्ट्रियल कंपनियों से लिए जा रहा था। लिहाजा उनको लेकर अभी तक किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट मुख्यतः देखा जा रहा है। मुख्यतः यही बात स्पष्ट तौर पर कही जा रही है कि जहां का पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है उस इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया हो या चाहे फिर बाकी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों को ढील नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में 15 दिनों के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और जिन जिलों में जहां रेट कम है वहां जरूर ढील थोड़ी दी जाने की बात कही गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र की तरह दूसरे कई राज्यों में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ओडिशा ने 17 जून तक और पश्चिम बंगाल ने 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। पंजाब में 10 जून तक, केरल में 9 जून, राजस्थान में 8 जून। इसके अलावा हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं झारखंड में 3 जून तक लॉकडाउन रहेगा। देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों में तो लॉकडाउन अभी लागू रहेगा, लेकिन केस कम होने की वजह से यूपी कुछ शर्तों के साथ कल से अनलॉक होने की शुरुआत करने जा रहा है। कल यानी 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी 55 जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है और शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल कोई छूट नहीं दी जा रही है। यूपी में कल फ्रंटलाइन सरकारी ऑफिसेस में 100% कर्मचारी आ सकेंगे, जबकि दूसरे सरकारी ऑफिसेस में 50% कर्मचारी ही आ पाएंगे। प्राइवेट ऑफिसेस को भी खोला जा सकेगा, लेकिन ऑफिस के अंदर मास्क पहनना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं।
अब अंडे, मांस और मछली की दुकानों को साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा और रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गए हैं लखनऊ से। रुचि, जहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या वहां पर जो ढील है वो रेस्टोरेंट या बाकी जो सामान है, बाजार है, उनको भी मिलेंगी या फिर कुछ एक जगहों पर ही होगी ये छूट? देखिए, ऐसा है कि रेस्टोरेंट तो कहीं भी नहीं खुल रहे हैं। जहां पे ढील भी दी जा रही है वहां पर सिर्फ डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, मॉल सारे बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं वहां पे बाजार खुलेंगे, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं या सरकारी ऑफिसेज हैं वो खुलेंगे और उस पर नियमों का पालन होगा। इस तरह की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। सरकार का ये कहना है कि पिछले एक महीने में जो एक्टिव केस हैं वो यूपी में करीब 87% कम हो गए हैं, यानी स्थिति अच्छी हुई है। इस वजह से ये छूट दी जा रही है और जल्दी ही जैसे ही ये जो 20 जिले हैं जहां पर अभी लॉकडाउन रहेगा, आंशिक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, उसमें भी जैसे 600 से कम एक्टिव केस होंगे। जैसे हम आपको बताएं कि बिजनौर है, वहाँ केवल 619 एक्टिव केस हैं इस समय, सोनभद्र में 695 केस हैं, देवरिया में 612 है, गाजीपुर में 619 है। तो ये संख्या, ये तादाद एक्टिव केसेस की जब 600 से कम हो जाएगी तो यहाँ भी ये छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ भी सब मार्केट्स वगैरह खुल जाएंगे। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे अभी 2425 एक्टिव केस हैं, लेकिन 803 लोग कल डिस्चार्ज हुए हैं, यानी ठीक हो गए हैं। तो सरकार को ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं इनमें से जिनमें अगले एक हफ्ते में जो अभी ट्रेंड रहा है, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ नीचे गिर रहा है यूपी में, उनको उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में बहुत सारे जिलों में जहां पे अभी कोरोना कर्फ्यू लगा है, अगले एक हफ्ते में उनको भी छूट मिल जाएगी। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी में पॉजिटिविटी रेट के आधार पर नियमों में ढील दी जाएगी। 5% से कम या फिर 5% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिन जिलों में कम से कम केसेस आ रहे हैं वहां सभी सरकारी ऑफिसेस में 100% ऑफिसर्स और 50% स्टाफ मौजूद रह पाएंगे। राशन, दूध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकानें खुल सकेंगी। धार्मिक स्थलों में एक बार में 4 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऑटो और टैक्सी में 2 सवारियों से ज्यादा बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के आज दिल्ली रिपोर्ट करने के आसार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को आज सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करनी थी, लेकिन उन्हें अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने रिलीव नहीं किया है। कल रविवार के दिन भी चीफ सेक्रेटरी अल्पन दिन भर सचिवालय में मौजूद रहे और आज दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी मौजूद रह सकते हैं। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को आदेश जारी करके अल्पन बंदोपाध्याय को सोमवार को दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा था। सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। अल्पन बंदोपाध्याय 1987 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और बंदोपाध्याय आज यानी 31 मई को रिटायर हो रहे थे। उन्हें 4 दिन पहले ही 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, अगर अल्पन बंदोपाध्याय नहीं आते हैं तो ऐसे में क्या होगा आगे? और देखिए, निश्चित तौर पे वो नहीं आ रहे हैं। 10:30 बजे उनकी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग है। उसके बाद फिर दोबारा ममता बनर्जी जो रिव्यू मीटिंग हुई करती है, उन सारे मीटिंग उनकी ऑलरेडी लाइनअप है। कल भी 3 घंटे वो शाम 4 से तकरीबन 7 बजे तक वो सेक्रेटरिएट पे रहे थे। रह गई बात विकल्प की, तो केंद्र सरकार के पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के हिसाब से ये अधिकार है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच अधिकारी के डिपुटेशन को लेके कोई असहमति होती है तो केंद्र सरकार का जो फैसला होगा राज्य सरकार उसे लागू करेगी। लेकिन वो लागू कैसे कराया जाए, ये केंद्र सरकार के पास विकल्प नहीं है। वो विकल्प सीमित है। इसके बारे में सही तरीके से लिखित भी नहीं है कि क्या सिर्फ शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से शोकॉज नोटिस भेजा जाता है तो अल्पन बंदोपाध्याय एक लंबा विस्तृत चिट्ठी लिखने को तैयार हैं कि किस प्रकार से उनकी सर्विस में बहुत कम समय रह गया है, 3 महीने का बस एक्सटेंशन मिला है, कोविड को लेके वो लगातार काम में लगे हुए हैं, राज्य सरकार में रिलीफ नहीं कर रही है। ऐसी सारी चीजों का जिक्र कर सकते हो चिट्ठी में।
दूसरी चीज की, क्योंकि अदालती विकल्प भी खुला है, कल भी कहा गया था टीएमसी के लोगों द्वारा, वहां पे बंगाल की सरकार के लोगों के द्वारा कि वो विकल्प भी है, लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी ने ये अपील की थी कि इससे टकराव ना हो। अगर वो नहीं होता है तो फिर कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर रखा है वहां पे हाई कोर्ट में और सीएटी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर बंगाल की सरकार इस मसलों को लेकर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उसमें फैसला देने से पहले केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजे, इनका पक्ष भी जाने। तो ये सारी चीजें की जा रही है, लेकिन उसका आप पिछड़ा उदाहरण देखें तो जिस प्रकार से आईपीएस के मामले में कुछ नहीं हुआ, अगर राज्य सरकार ने रिलीज नहीं किया 2020 में जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तो वैसा ही मामला ये भी बनता दिख रहा है। इसमें केंद्र सरकार के पास विकल्प सीमित है। कोर्ट में मामला ये भी जाएगा कि क्या आपने राज्य सरकार से कंसल्ट करने की कोशिश की थी, अगर उस चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली डेपुटेशन दे रहे हैं तो उन्हें किस पद के लिए बुलाया जा रहा है, 3 महीने कहीं उनका कार्यकाल एक्सटेंशन मिला हुआ है तो फिर दिल्ली बुलाने की जरूरत क्या है। ये सारी चीजें अगर अदालत में ये मामला जाता है तो वहां पे राज्य सरकार इन सारी मसलों को उठाएगी, लेकिन फिलहाल आज जो 10 बजे उन्हें बुलाया गया था उसमें तो नहीं आते दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मौजूदा हालात एग्जाम के आयोजन के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम को टाला गया तो रिजल्ट देर से आएंगे। इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है। इस बैठक में 12वीं के एग्जाम को लेकर फैसला होना है। महामारी के कारण छात्रों और अभिभावकों के एक धड़े ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है, लेकिन अब एग्जाम की तारीखों के ऐलान का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करता है। कोर्ट का रुख अगर परीक्षा के पक्ष में रहा तो तारीखों का ऐलान 1 जून को ही किया जा सकता है। वैसे भी मंत्रालय ने पहले भी 1 जून को परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में अब सबकी नजर 1 जून पर टिकी हुई है। बोर्ड परीक्षा आमतौर पर हर साल फरवरी मार्च महीने में आयोजित की जाती है, जबकि इस साल इसे 4 मई से शुरू होना था। बात करेंगे संवाददाता गोनिका अरोड़ा से। गोनिका, आखिरकार कितने बजे तक ये रिजल्ट आ जाए, फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, ये एडवोकेट ममता शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई 28 मई को जब इस पर सुनवाई शुरू हुई थी, तो ये सिर्फ याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई थी, ना तो सीबीएसई को, ना आईसीएसई को, ना केंद्र सरकार को इसकी कॉपीज दी गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ये कहा था कि आप पहले उन्हें अपनी पिटीशन की कॉपीज दीजिए, क्योंकि इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और केंद्र सरकार का पक्ष जाना जरूरी है और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। और इसी दौरान ये भी कहा था कि केंद्र सरकार भी इस पर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बार बार अभी डिसीजन लेना चाह रहा है और वो फैसला जो है वो भी 1 जून तक आ सकता है, यानी कि कहें कि आज किसी तरीके का फैसला लिया जा सकता है जिसका ऐलान 1 जून को हो सकता है। इसका इंतजार भी सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर करेगा और आज 11 बजे इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। जो वेकेशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस मामले की सुनवाई आज तीनों पक्षों को, यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई और केंद्र सरकार के पक्ष को जाना जाएगा। उनकी तरफ से क्या कहना है, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार का यही कहना होगा कि अभी इस पर फैसला, आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा जिसका ऐलान जो है वो 1 जून को हो सकता है और इसीलिए अभी फिलहाल इस मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए। हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को टाल भी दे, लेकिन अभी फिलहाल 11 बजे सुनवाई शुरू होगी, जिसमें जाहिर तौर पर सुनवाई तो होगी और जो पक्ष है याचिकाकर्ता का वो भी रखा जाएगा और जो पक्ष केंद्र सरकार सीबीएसई का है वो भी सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, तो फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि इस पर क्या फैसला आता है। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट आज यह फैसला सुना सकता है कि कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम होगा या फिर उसे रोका जाएगा। महामारी के दौरान चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी कि कोरोना महामारी के दौरान एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कहां पर क्या कीमत होने जा रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।